इसमें हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसको भी हम देखेंगे। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी दे दिया है, इतना मीटर का और इतना मीटर का, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल, जहाँ पे एच का मान जूल सेकंड में दे दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है एक्स गुने मास गुने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बराबर हो जाता है h/4π। तो यहाँ से हमको मास निकालने को बोला है, तो जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा h/4π डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी, सब दिया हुआ है, रख दो इसमें। मास बराबर हो जाएगा h का मान है 6.625 गुणे 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4, पाई का मान होता है 3.143 गुणे डेल्टा एक्स का मान है 10⁻10 गुणे डेल्टा भी का मान है 5.27 गुणे 10⁻24। तो यहाँ से हो जाएगा 0.099 kg, ये तुमको मास आ जाएगा। सेम क्वेश्चन एक और आगे दिया हुआ है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल, जिसका मास 150 ग्राम है। इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है ऑर्डर दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम का, एच का मान दे दिया है, तो हमको डेल्टा एक भी पूछा है। तो डेल्टा एक्स गुने मास गुने डेल्टा भी होता है h/4π। यहाँ से जो डेल्टा भी है वो आ जाएगा h/4π मास गुने डेल्टा एक्स, इसमें सब वैल्यू दिया हुआ है, रख दो इधर पे। डेल्टा भी आ जाएगा, h का मान है 6.6 गुने 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 गुने 3.143 गुने मास कितना होता है 10⁻, इधर पे हमको दिया हुआ है डेल्टा एक्स का मान दिया हुआ है 10⁻10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, गुणे मास का मान कितना दे दिया 150 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.150, क्योंकि 150 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये केजी में आता है, ठीक है। हो जाएगा 150 केजी मास बराबर, ये रखते से तुमको आंसर आ जाएगा 3.499 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेईई मेन 2016 में आया हुआ है। उसका दिया हुआ है ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस v। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे वो v दे दिया है। E और m जो है क्या है चार्ज, तो चार्ज जो दे दिया है वो है E और m जो है वो है मास। देन वैल्यू ऑफ h/λ, हमको h/λ कितना आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे चार्ज E है और पोटेंशियल डिफरेंस v है। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि लेमडा बराबर जो होता है वो आता है h/p, यानी प्लांक कांस्टेंट बाय मोमेंटम, और h/p बराबर होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा बराबर आ जाएगा h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा E गुने v यहाँ से, तो हमने ये रख दिया। तो हमको पूछा क्या h/λ का मान क्या होगा, ये हो जाएगा √2mev अंडर रूट में, तो ये आंसर अपना आ जाएगा D। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो अब बात निकल के आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो वो है क्वांटम नंबर का। क्या ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ कहने का ज़रूरत है ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। क्वांटम नंबर देखेंगे तो बात निकल के आता है ये क्या है, ये 4 ऐसे इंटीजर हैं जो हम दिखाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए। किसी एटम के अंदर, जैसे एटम है उसका अलग अलग ऑर्बिट में होगा कोई तो इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या आइडेंटिटी है, इसको दिखाने के लिए हम लोग 4 नंबर का सहारा लेते हैं, 4 इंटीजर रिक्वायर टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन एन एटम, जिसको कि हम बोल देते हैं क्वांटम नंबर।
पहला 3 हमको मिलता है स्क्रोडिंजर के वेव इक्वेशन से। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है बट ठीक है, पहली बार सुन रहे। ये स्क्रोडिंजर का एक वेव इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमको 3 जो क्वांटम नंबर है वो मिल जाता है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से दिखाते हैं। तो ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन वेव की साइज को और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यानी हमको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या दिखाएगा, 2 चीज़, एक तो दिखाएगा साइज और एक दिखाएगा टोटल एनर्जी। किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। और साइज जो दिखाएगा वो दिखाएगा इलेक्ट्रॉन वेव का। इसका जो मान होता है वो इंटीग्रल वैल्यू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा n का मान। और इसको जो दिखाते हैं वो KLMN, तुमने देखा होगा ऑर्बिट का नाम हम कैसा देते थे, KLMN। तो ये होता 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो देखो किसी भी प्रिंसिपल एनर्जी सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्रेजेंट, उसकी संख्या होती है 2n²। यानी अगर ऑर्बिट का नंबर n है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मैक्सिमम होगी इस ऑर्बिट के अंदर वो कितना होगी, 2n² के बराबर। एक बात और कहा कि चलो 2n² तो ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा, एनर्जी सेल या प्रिंसिपल एनर्जी सेल एटम के अंदर, जिसमें 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं। नहीं 2n² तो होगा ही, लेकिन ये 32 जो है वो मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ये बात समझिए। तो हमको क्या मिला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, इलेक्ट्रॉन वेव का साइज और टोटल एनर्जी ऑफ द सेल। दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं छोटा n से, और इसका जो नंबरिंग करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते हैं इंटीजर, और KLMN से भी इसको डिनोट करते हैं। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो 2n² होगा, और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं किसी भी सेल के अंदर, 32। एजीमुथाल क्वांटम नंबर, जिसको L से दिखाते हैं, ये दूसरा क्वांटम नंबर है। टोटल 4 में से एक पढ़ चुके प्रिंसिपल, अब दूसरा देख रहे हो एजीमुथाल। तो देखो ये हमको देता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल। पहले तुमने सेल देखा, अब उसके अंदर कितने सब सेल होंगे ये दिखाता है। अब देखो इसका जो वैल्यू है, मान लो किसी n ऑर्बिट के लिए देखोगे तो इसका वैल्यू 0 से लेके n-1 तक हो सकता है। जैसे कि L = 0 कब होगा, S के लिए, L = 1 P के लिए, L = 2 D के लिए, L = 3 F के लिए। यानी जो सब सेल है, सब सेल, वो उसका नाम ही क्या देते हैं, S P D F, ये नाम देते हैं S P D F। सब स्मॉल रहेगा। S कब होगा, जब L का मान 0 हो, P कब होगा, जब L का मान 1 हो, D जब L का मान 2, F जब L का मान 3। ये बात समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, एजीमुथाल क्वांटम नंबर। हमको बताएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका शेप कैसा है। आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, ये दिखाता है ये जो सबसेल था तुम्हारा वो ओरिएंटेशन कैसा है उसका, समझ गए। ये दिखाता है जो सबसेल था उसका ओरिएंटेशन कैसा है। इसका वैल्यू -L से लेके +L के बीच में हो सकता है, बीच में 0 भी हो सकता है। यानी टोटल कितने हुए, तो -L से लेके 1 0 फिर +L तक, तो टोटल जो होगा ये वैल्यू ये 2L। क्यों, क्योंकि -L में L वो आ गया, ये L में +L में भी L आया, अब बीच में एक 0 है तो ये 1 हो गया। तो टोटल कितने हो गए, तो 1L 2L +1, तो 2L + 1 जो है वैल्यू। तो देखो ये जो हर एक वैल्यू है, ईच वैल्यू वो एक ऑर्बिटल को दिखाता है। जैसे S सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, P वाले में 3 होता है,
क्यों? देखो S P D F, इसके लिए L का वैल्यू क्या था? 0 1 2 3। इसके लिए जो M का वैल्यू होगा वो कितने होंगे? 2L + 1, तो 2 गुने 0 और प्लस 1 कितना आ गया? 1। तो यानी S के लिए, S जो हमारा सबसेल है उसका एक ऑर्बिटल आया। P जो सबसेल है, ये क्या है? सबसेल। तो 2 गुणे 1 और प्लस 1 यानी कितने? 3। तो यानी क्या होता है? P में 3 ऑर्बिटल होता है, उसको हम नाम दे देते हैं PX, PY और PZ। D में कितना होगा? तो 2 गुणे 2 प्लस 1 यानी 4 1 5। तो D ऑर्बिटल में क्या होगा? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, ये याद रखना है, और DZ2। तो ऐसे 5 जो है ऑर्बिटल आते हैं। ये क्या है? ऑर्बिटल। S में तो एक ही आया, केवल S लिख दो। P में 3 आया, D में 5 आ गया, क्या नाम था? DXY, DYZ, DZX, DX। F में कितना आएगा? तो 2 गुणे 3 प्लस 1 यानी 6 1 7। तो F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होता है। तो बात ये आता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएगा किसी भी एनर्जी लेवल n में, वो कितना आएगा? वो n² के बराबर आएगा। कितना आएगा? n²। तो ये क्वेश्चन खूब आता है, ये 3-4 बात समझ गए तो अभी क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखो ये 3 जो था वो तो हमको स्क्रोडिंजर के वेव इक्वेशन से मिलता था। अब जो चौथा क्वांटम नंबर है, टोटल 4 है ना, अभी तक हमने क्या देखा? n देखा, L देखा, M देखा, अब चौथा है S। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथाल। ये क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M। और तो चौथा जो है हमारा वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन। इसको छोटा s से दिखाते हैं। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा है, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझे? तो इसके 2 ही वैल्यू होंगे, हाफ या -½ प्लस हाफ वाला दिखाता है क्लॉकवाइज को, -½ दिखाता है एंटी क्लॉकवाइज को। जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगा। तो अब बात ये है कि हमको सवाल बनाना है इसके ऊपर। सवाल क्या है? हमको बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n = 5 और जो ms है वो है +½ सिंपल सा बात है, हमको n का मान 5 दिया है और ऑर्बिटल की संख्या पूछ रहा है। तो हमको बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका n = 5 होता है। याद है? नहीं याद है? चलो पीछे लेकर चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता था जिसका n था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2n², यानी मैक्सिमम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी प्रेजेंट इज 2n²। तो यहाँ पे देखो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² यानी कि 2 गुणे 5 की स्क्वायर यानी 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से आधे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो आधा होगा, ठीक है, उसका होगा +½ और आधे इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका स्पिन नंबर होगा -½ ये समझो। ये जो +½ वाला है इस 50 में से कितना हो जाएगा? 25 और -½ वाला कितना हो जाएगा? 25। और जितना ये आया +½ वाला
वही इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जितने प्लस हाफ वाले आए वही होंगे नंबर ऑफ इक्वल टू ऑर्बिटल, या जितने ये आए 25। इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमको बोल रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। दे दिया है यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव, आर्गन और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो हमको क्या बोल रहा है कि साइज जो है वो किस से अफेक्ट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, या न्यूक्लियर चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन से आउटर ऑर्बिटल में, या एजीमुथाल क्वांटम नंबर जो वैलेंस सेल का है उससे। तो देखो एक बात, ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे सेल में। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में लगता है अट्रैक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है न्यूक्लियर। तो जैसे जैसे तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लगेगा, यानी उसको अंदर की तरफ खींचेगा, ड्रॉन इनवर्ड्स। तो जैसे जैसे तो ये साइज क्या होता जाएगा, इनका जो ये रेडियस है वो क्या होगा, घट जाएगा। अंदर खींच गया, मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब तो इतना ही बचा रेडियस, तो साइज घटेगा। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है साइज, समझ गए, बाकी चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है। और ये हम पीरियोडिक टेबल नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिया है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल इज गिवन बाय √L × L+1 h/2π। क्या दिया हुआ है, जो ऑर्बिटल, और ये याद भी रखना है अपने को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो देते हैं कितना, √L × L+1 h/2π से। तो हमको पूछ रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो s इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, s इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। तो हम जानते हो s इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा L का मान कितना होता है, 0। s इलेक्ट्रॉन के लिए जो एजीमुथाल क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, 0। कहाँ पे बताया ये यहाँ पे बताया था, देखो s के लिए क्या होता है, ये 0, बस रख दो, उसमें 0 आ जाएगा। रखते से ये आ जाएगा ऑर्बिटल, इसमें L 0 × 0+1 गुणे h/2π। तो 0 से गुना कर दिए तो सारे ही 0 हो गए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो देखो अभी तुमने देख लिया कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है, √L × L+1 h/2π। तो अब हम IIT एडवांस का एक क्वेश्चन देखेंगे, 2008 में आया था। अभी ये पूरा नहीं देखेंगे, ये मैट्रिक्स कॉलम था मैचिंग, इसीलिए 6 मार्क का था। बट हम ये देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है मैच द एंट्री इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। पहला ऑप्शन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिटल। क्या किस पे डिपेंड करता है इन चारों में से। हम जानते हैं जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जो इसको हम L से दिखाएंगे, वो होगा √ छोटका L गुणे छोटका L+1 h/2π। और ये जो हमारा है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन छोटका L। और छोटका L का नाम क्या है, एजीमुथाल क्वांटम नंबर। इसका एक का जो मैचिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल एजीमुथाइल क्वांटम नंबर Q। ठीक है, अब बाकी हम देखेंगे
थोड़े थोड़े टाइम के बाद। चलो, अब हमारा बात आता है कि रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल को भरा कैसे जाता है। तो देखो, इसके लिए एक ऑफबाउ प्रिंसिपल होता है। ऑफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी बनाना। ऑफबाउ प्रिंसिपल ने एक सीक्वेंस दिया था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वेरियस सबसेल के अंदर, और ये जो दिया था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, जो ऑर्डर था वो इनर्जीज ऑफ वेरियस सबसेल, उसके ऊपर जो ऑर्डर था उसी में भरा जाएगा। यानी जिसका एनर्जी जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी भरे जाएंगे। तो इस रूल का प्रिंसिपल क्या था कि जो मिनिमम एनर्जी वाला है सब सेल वो सबसे पहले भरा जाएगा, और ये जो सब सेल है ये अपने इलेक्ट्रॉन जितना रख सकता है उसका मैक्सिमम अगर कोटा इसका भर गया तभी अगले सब सेल को जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे भरा जाता है सेल ये देखो। सबसे पहले ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1s, फिर लिख दो 2s और 2p। 3 में 3 होंगे, 3s 3p 3d। 4 में क्या होगा, 4s 4p 4d 4f। तो देखो बात क्या होता है, जितने ऑर्बिटल हैं अगर पहला है तो उसके अंदर केवल एक होगा s, दूसरा में आएगा 2 s और p, तीसरा में आएगा 3 s p और d, चौथा में आएगा क्या चीज़ s p d और f, पांचवा में भी s p d और f ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो इनने लिख दिया यहाँ पे। और ये ट्री बनाने के लिए जब 5 वाला पूरा हो गया तो इन्होंने फिर 6 को D तक लिखा और 7 को P तक लिखा, और भी लिखा जा सकता था बट ऐसा इनने लिखा है। अब देखो कि भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 1s को भर देंगे। इसके बाद किसको भरेंगे, 2s को, फिर 2p को, फिर 3s 3p 4s 3d 4p। यानी तुम देख रहे हो कि सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन मिला उसको हम 1s2 में भरे 2s2। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6, s में केवल भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, d में भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि देखो s के लिए इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, p के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं इधर, याद है px py pz, तो 6 भर सकते हैं इसमें। होता कैसे देखो, तुमने ये पीछे देखा कि जो s होता है उसके लिए जो होता है अपना ऑर्बिटल्स की संख्या वो कितनी होती है, केवल 1। p के लिए, अरे हमने यहाँ पे लिखा था ना भाई, पीछे भूल गए क्या, ये देखो ये जो है ये 1, p के लिए 3, d के लिए 5, इसके लिए 7। अब ये हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक का स्पिन होगा ऐसा और दूसरे का स्पिन होगा उल्टा, +½ और -½ ऐसे करके। तो s में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने 5 × 10, 5 × 2 यानी 10, और f में 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता गया हम कैसा भरेंगे, ऑर्डर देख लो, ये याद रखो थोड़ा सा। 1s फिर 2s, 2s के बाद में भरेंगे 2p, फिर 3s 3p 4s 3d 4p। 3p के बाद सीधा हमने किसको भर दिया है, 4s को, 3d बाद में भरा गया, ये ध्यान देने वाली बात है। अब फिर 4p 5s, अब 5s के बाद में सीधा सीधा हमको 4d भरा हमने, 5p बाद में आया। तो ये ऑर्डर तुमको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पहले 2 का s भर दो फिर p भर दो, फिर 3 का s p d भी भर दो, s p d f भर दो, फिर 5 में जाएगा। नहीं, 4p जैसे फिल हुआ उसके बाद 5 पे पहुंच जाएंगे और 4d बाद में भरा जाएगा। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इनर्जी लेवल के कारण होता है। तो जिसका इनर्जी लेवल कम है वो बाद में भरा जाता है, यानी जो 4s का इनर्जी है वो 3d के मुकाबले कम है, इसीलिए जिसका इनर्जी कम
वो पहले भरा जाएगा, वो पहले भरा जाएगा। यानी अगर तुम्हारे पास 20 गो इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरोगे? तो पहले 1s को 2 दे दो, फिर 2s को 2 दे दो, 2p6 दे दो। अभी कितना भर दिया? 6 4 10। फिर 3s को 2 दे दो, 3p को 6 दे दो, 18 हो गया। अब 4s को 2 दे दो। यानी इसी तरीके से भरा जाएगा ये। तो 20 हो गया टोटल। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 24 होता तो 3D में 4 भर देते। अगर यही याद नहीं रहेगा तो भरने का तो तुमको क्लियर ही नहीं होगा। तो ये सबसे पहले याद कर लो ऑर्डर, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10। ये तो याद होने ही चाहिए, और याद नहीं है तो दिक्कत होगा अगले टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने में। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है 6, n का मान दे दिया है 6। तो हमको बोल रहा है सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अब ये समझने का देखो इनर्जी जो डिपेंड करता है, इनर्जी जो डिपेंड करता है वो n प्लस l, ये दोनों क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। अगर n प्लस l का मान है ज़्यादा तो इनर्जी होगा क्या? ज़्यादा। यानी ये बाद में भरा जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये बाद में भरा जाएगा, समझे? अब देखो तो ऐसा ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस रूल से भरा जाएगा? n प्लस l वाले रूल से। तो वो ऑर्बिटल जिसका n प्लस l लोअर है वो पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा। ठीक है। तो अगर 6th पीरियड में तुम देखोगे तो एक बात बताओ, जो हमारा S होता है, P होता है, D F, इसके लिए L का मान कितना होता है? इसके लिए 0। P के लिए कितना होता है? 1। D के लिए 2, F के लिए 3। अब बात ये आता है कि अगर हमारे पास टोटल जो n का मान है वो 6 है तो 6s के लिए n प्लस l का मान कितना होगा? 6 प्लस 0 यानी 6। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया? देखो ns यानी 6s का देखना है, n-2f यानी हमको 6 में से 2 गया, 4f के लिए देखना है, n-1d यानी 6 में से 1 गया, 5d के लिए देखना है, और np यानी 6p के लिए देखना है। इसी का ऑर्डर पूछा हमको कि कौन पहले भरा जाएगा। तो 6s के लिए ये है, ये किसके लिए है? 6s का n प्लस l का मान। जब हमको 4f बोलेंगे तो यहाँ पे 4 है, f का मान मतलब कितना है? 3। तो 4f के लिए जो n प्लस l का मान आएगा वो कितना आएगा? 4f के लिए तो 4 प्लस 3 7, यह है 6। जब हमारे पास 5d है तो ये आ जाएगा 5 प्लस d का मान होता है 2 यानी 7, और फिर क्या है? 6p, तो इसके लिए आ जाएगा 7, 6p के लिए आ जाएगा 7। ठीक है। रुको, इससे पहले हम चाहते हैं कि तुम ये इसका थ्योरी देख लो। ये क्वेश्चन पहले डाल दिया गया है। एक हमने ऑफ वाव प्रिंसिपल देखा पीछे कि कैसे भरा जा रहा था। अब हम n प्लस l का रूल देख लेते हैं एक बार। ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है, जो सब सेल जो भरे जाते हैं वो n प्लस l वैल्यू जो होता है सब सेल का, उसके आधार पे भरे जाते हैं। ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ n प्लस l रूल। तो जिस सब सेल का लोएस्ट n प्लस l वैल्यू होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा, और जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सब सेल का सेम n प्लस l वैल्यू होगा तो वो जिसका n का मान कम है, यानी n प्लस l अगर सेम आ गया तो n का मान जिसका कम है वो पहले भरा जाएगा। ये बात समझ गए? चलो अब देखो यहाँ पे सब सेल है,
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 6d 5p 6s। तो 1s यानी n का मान कितना होगा 1, 2 के लिए 2 होगा, 3s 3p के लिए 3 होगा, 3d के लिए भी 3 होगा, 4s 4p 4d 4f सबके लिए 4 होगा, 5s के लिए 5, 5p के लिए भी 5, 6s के लिए 6। अब जो l का मान है वो कैसे लिखते हैं वो देखो। l का मान हमारे s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, तो यहाँ पे 1s 2s 3s 4s सबके लिए देखोगे 5s 6s सबके लिए क्या है 0 है, यानी ये s जहाँ भी है वहाँ पे क्या होगा 0। p के लिए होता है 1, तो 2p के लिए 1, 3p के लिए भी 1, 4p के लिए भी 1, 5p के लिए भी 1। d के लिए होता है 2, यहाँ पे है d 3d तो ये 2 होगा, 4d तो 2 होगा। इस तरीके से अब हम n प्लस l का मान जोड़ दिए तो 1 0 1 2 0 2 2 + 1 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4। अब देखो जब भी ये n प्लस l का मान सेम आएगा तो हम किसको पहले भरेंगे, तो जिसका n का मान छोटा है। तो इन दोनों का जोड़ के तो 3 आया, लेकिन यहाँ पे ये n का मान 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले कौन भरा जाएगा ये वाला। जब 3 और 4 दोनों के लिए 4 4 आया तो हमको n वाला 3 वाला पहले भरेंगे। जब यहाँ पे भी 5 5 5 आया तो हम जिसका n का मान कम है वो पहले भरेंगे। सही बात है, ठीक है। तो ये देख लो, अभी ये क्वेश्चन तुम समझ चुके होगे। यहाँ पे तो पहले कौन भरा, यहाँ पे देखो 6 और जो हमारा क्या था 6p के लिए जब तुम देखोगे तो 6 हो गया n का मान और p हो गया किसका 1, तो ये भी 7 आया। तो इन दिनों का क्या आया 7। तो सबसे पहले तो कौन भरा गया, जो 6 वाला था, तो 6s सबसे पहले भरा गया। फिर कौन भरा जाएगा, तो जिसका n, ये तीनों सेम है तो n का मान कम है तो 4f भरा जाएगा, फिर 5d भरा जाएगा, फिर 6p भरा जाएगा। ये बात समझ गए तुम। यानी सबसे पहले कौन भरा गया तुम्हारा ns भरा गया, फिर 4 मतलब n घटे 2 f भरा गया, फिर n घटे 1 d भरा गया, और फिर n p भरा गया। यानी कौन सा अपना आंसर हो गया इसका आंसर हो गया b। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि n-2 तो 4 होगा, n 6 दिया हुआ है तो देखो। तो इस तरीके से तो ये हमने 2 रूल पढ़ लिए, एक तो ऑफ बॉव का प्रिंसिपल था और दूसरा n प्लस l वाला रूल था। बशर्ते हमको n का मान समझ में आना चाहिए और l का मान समझ में आना चाहिए कि s p d f के लिए 0 1 2 3 होता है और n तो दिया ही रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट बात है कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक साइंटिस्ट थे जो 1925 ईस्वी के अंदर हमको बताए थे कि कोई भी एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो ही नहीं सकता है। समझ गए, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक ऑर्बिटल में, ठीक है, इसने कहा पाउली स्टेटेड नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। किसी भी एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो होता है 4 क्वांटम नंबर n, l, m और s। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है जिसके ये चारों के चारों क्वांटम नंबर मैच कर रहे हैं। यानी तुम जानते हो कि अगर सेल को भरा जाएगा तो एक सेल के अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो या तो एक का अगर स्पिन +½ है तो दूसरे का -½ होगा। ये सेम हो ही नहीं सकता कि तुमने ऐसा भर दिया एक ही ऑर्बिटल में या तुमने ऐसा भर दिया, ये नहीं होगा। हमेशा हर एक इलेक्ट्रॉन अलग है। तो यानी कोई भी एक ऑर्बिटल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है और उनके स्पिन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये किसने बोला था? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये समझ में आया तुमको कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका जो स्पिन नंबर है, जो लास्ट वाला,
वो अलग अलग होगा। एक का प्लस हाफ है तो एक का माइनस हाफ होगा। ठीक, अब हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है? मल्टीप्लिसिटी मतलब मेनी ऑफ द सेम काइंड, यानी बहुत सारे होंगे एक ही तरह के। तो हुंड ने क्या बोला था? हुंड ने अपना रूल दिया था, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट रहता है ऑर्बिटल के अंदर, जो भी सब सेल है उसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे सके विथ पैरेलल स्पिन। यानी इन ए सब सेल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टार्ट until and unless all the orbital of that subcell will get one electron each with same spin। यानी क्या हुआ? मतलब तुम जानते हो P में 3 होता है, क्या क्या? Px, Py, Pz। अगर तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों भर जाएंगे एक एक करके। अब देखो ये तीनों सेम स्पिन का है, यानी इसको तुम पैरेलल स्पिन बोल सकते हो। तो तुम ये भी तो कह सकते थे कि अरे 3 को काहे भेज रहे हो, एक में ही पहले पेयरिंग करा दो और दूसरे में एक डाल दो। तो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक हर एक सेल एक एक भर न ले। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसमें पेयरिंग होगा, पांचवा आएगा तब पेयरिंग होगा, छठा आएगा तब पेयरिंग होगा। यही वे बोल रहा है कि किसी भी सब सेल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक स्टार्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस सारे ऑर्बिटल जो हैं उस सब सेल के, यानी Px, Py, Pz, उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कम से कम सेम स्पिन वाला। पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा। ये किसका रूल था? हुंड का था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। समझ गए? पेयरिंग मत करा दियो। अब क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसको हम 2s+1 से देते हैं। यहाँ पे s क्या है? टोटल स्पिन है। यहाँ पे देखो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर a के लिए देखोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या होगा? पहला है प्लस हाफ में तो दूसरा उल्टा है माइनस हाफ है तो 0 होगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 2 गुने s +1, तो 2 गुने 0 +1। क्यों? क्योंकि s जो था वो टोटल स्पिन था, तो हमने जोड़ा, एक प्लस हाफ था एक माइनस हाफ था, ये आया 0। तो जब हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछा तो हमने इस 0 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया तो 1 आया। यानी कैसा है? सिंगलेट आया, 1 आया। दूसरे वाले के लिए देखो, इसका भी है प्लस हाफ, इसका भी है प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन क्या आया? दोनों को जोड़ दो तो 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया? तो 2 गुने 1, 2 गुने 1 +1 यानी 3, यानी क्या है? ट्रिपलेट। ये समझ में आया? चलो, तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव रीजन व्हाई द ग्राउंड, ये IIT का क्वेश्चन है, व्हाई द ग्राउंड स्टेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज दिस एंड नॉट दैट। तुमको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 3s2 3p ऐसा वाला है और ऐसा नहीं है। ये पूछ रहा है तुमको क्यों है ऐसा। तो तुमने अभी देखा कि हुंड का क्या था रूल? रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने क्या बोला था कि अगर हमारे पास सिंगली ऑक्यूपाइड डीजेनरेट, अब ये भारी भारी टर्म सुन के डर मत जाओ, एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही तरह का स्पिन रखेगा जब तक पेयरिंग ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन हैव लाइक स्पिन। तो इस वाले कन्फिग्रेशन में देखो तो ये दोनों सेम स्पिन दे रहे हैं P में, 3p के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो तो एक पहला ये है और दूसरे में उल्टा वाला आ गया। ऐसा तो होता नहीं है। तुमने देखा था कि ये पहले ऐसे भरेंगे फिर ये वाला आएगा, तो लाइक स्पिन वाला आएगा। इसीलिए ये तो होता है बट ये नहीं होता है। ये बात समझ में आया तुमको? चलो, अब हमको पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। तो तुम जानते हो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है L गुणे L+1 इनका अंडर रूट गुणे h/2 पाई।
एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान होता है 0, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा जिसको कैपिटल एल से दिखाते हैं वो भी हो जाएगा 0। पी ऑर्बिटल 3p के लिए, 3p के लिए, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल का मान होता है 1, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 1 गुने 1 + 1 यानी 2 का रूट गुने h/2 पाई, तो ये 2 से √2 है, तो ये h/√2 पाई आ जाएगा। देखो ये √2 से 2 कटा तो अब फोर्थ ऑर्बिटल के लिए बोल रहा है, तो n का मान क्या है 4, तो तुमने बोर्ड मॉडल पर रखा है ऑलरेडी, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है nh/2 पाई, याद है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। n है 4, तो 4h/2 पाई यानी 2h/पाई, ये आ गया। ऐसा थोड़ी नया पढ़ लिए तो पुराना भूल जाओगे। अब क्या दिया है, गिवन बिलो आर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर गिवन ऑर्बिटल, इसका नाम तुमको देना है। सबसे पहला है, पहले में दिया हुआ तुमको n जो है वो है 4, l का मान है 2, m का मान है 0, इसका नाम देना है तुमको। सोचो n 4 है तो यानी ये 4 होगा। l 2 किसके लिए होता है, l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए, ठीक है। m का मान दिया है तुमको 0, m का मान है 0, तो सोचो ये क्या होगा, m का मान तुमको दे दिया है 0, तो m आता कैसे था वो थोड़ा सा याद करने का कोशिश करो। देखो तुम जानते हो d ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए 5 बनता था, क्या क्या बनता था, पहला बनता था dxy, फिर बनता था dyz, फिर बनता था dzx, फिर बनता था dx2y2, और फिर बनता था dz2, ठीक है। और इसका जो d का जो मतलब जो हमारा m होता था उसका मान -l से लेके l के बीच में रहता था, बीच में 0 भी आता था। तो l का मान कितना है हमको 2, तो ये -2 से शुरू करो, तो -2, -1, 0, 1 और 2, तो m = 0 किसके लिए आ रहा है, dzx के लिए आ रहा है। m = ये किसके लिए आ रहा है, dzx के लिए आ रहा है। m = 0 है ना, l = 2, तो ये क्या हो जाएगा dzx। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, n का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3, l का मान है 1 यानी आ जाएगा p, और m का मान क्या है ±1, तो p के लिए तुम जानते हो एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, तो मान क्या दिया है -1 +1, बीच में आएगा 0, तो हमको पूछ रहा है कौन कौन सा ये होगा, तो या तो ये 3px वाला हो सकता है, या क्या हो सकता है ये 3pz वाला हो सकता है, इसी दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक हल्का सा ये है, जो हमारा dxy होता है, ठीक है, उसका जो m का मान आएगा वो आता है +-2, जो dyz है उसका आता है +-1, dzx का जो आता है वो आता है +-1, dx2y2 का आता है +-2, और dz2 का आता है 0। ये वाला थोड़ा टेबल तुम लिख लो, ठीक है, m का मान। अब हमको क्या दिया है, ये पहला वाला दिया था, क्या दिया था, जब n का मान 4 था तो हमने रख दिया 4, l का मान 2 देखते हम समझ गए d, और m का मान जब 0 आया, m का मान जब 0 आया तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि ये क्या होगा, ये 0 कब आता है, जब m का मान ये z2 होता है, dz2 रहेगा तभी ये आएगा। ये बात समझे, क्या आ जाएगा dz2, यानी आंसर क्या आ गया 4dz2। फिर क्या है, n = 3, l = 1, तो l1 रखते से हम समझ गए कि ये क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये p ऑर्बिटल होगा, है कि नहीं। और उसमें जो होगा, उसमें भी जो होता है हमारा जो pz होता है वो होता है 0, pz जो होता है वो 0, px के लिए होता है +-1, और py के लिए भी जो होता है वो होता है +-1। तो ये दो बात हमको थोड़ा सा याद रखना है
कि किसके लिए 1 और किसके लिए। यहाँ पे dz2 का 0, यहाँ पे pz का 0, ठीक है। तो हमको क्या आया था, हमको दिया था n = 3, l = 1, m = ±1। प्लस माइनस 1 किस किस के लिए हो सकता है, एक तो px के लिए हो सकता है और py के लिए हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3px और 3py। तीसरा पार्ट क्या दिया है, n = 4, l = 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए। l = 0 दिया है यहाँ पे तीसरे पार्ट में, तो किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। और इसके लिए m = तो 0 होता ही है, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम 4s बोल देंगे। और चौथा क्या है, n = 3, l = 2, l 2 रखते से हम समझ गए ये d होगा, d ऑर्बिटल होगा। और m का मान ±2 है, देखो m का मान ±2 दो ऑर्बिटल के लिए, एक तो dxy के लिए होता है और dx2y2 के लिए होता है, ये बात समझे। x तो यानी ये या तो 3dxy होगा या 3dx2y2 होगा। तो इस तरीके से हम अपना बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन है जेईई मेन का, तो क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, नंबर ऑफ सब सेल एसोसिएटेड विथ n = 4, n = 4 है और m = -2 है, m = है -2। तो देखो n = क्या है, 4, तो l क्या होता है, l होता है 0 से लेके n-1 तक, यानी ये हो सकता है 0, हो सकता है 1, ये हो सकता है 2 और ये हो सकता है 4 घटे 1 यानी 3। तो l का मान इतना हो सकता है, ठीक है। तो जब m का नंबर कितना दिया है, -2, m का नंबर कितना है, -2, तो ये किस किस के लिए m का मान -2 हो सकता है, ये समझो। ये तो केवल क्या है, ये s ऑर्बिटल है, ये क्या है इसके पास, l का मान 1, तो ये p, ये d और ये f। तो m का मान -2 कभी भी p ऑर्बिटल के लिए या s ऑर्बिटल के लिए होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि p के लिए तो हमने देख लिया है कि जो m का मान है वो +1 से लेके इसके बीच में होता है। m का मान जो होता है वो अपना वो -l से l के बीच में ही रहता है, तो -2 रखना है, तो l का मान ये 1 और 0 वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि l का मान 0 और 1 के लिए तो -2 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ही नहीं, यानी l का मान या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, यानी l का मान तो 2 होगा या 3 होगा, तभी हम m का मान -2 बना पाएंगे। ये बात समझ रहे हो, p ऑर्बिटल के लिए m का मान -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन d के लिए -2 से 2 के बीच में होता है, f के लिए भी -2 से 2 के बीच में होता है m का मान। ये बात समझो, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सब सेल होगा वो कितना होगा, तो केवल जो है 2 आएगा, वो क्या है, n = 4, l = 2, ये कितना आ जाएगा, m आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा n = 4, l = 3, m = -2। तो ऐसे केवल और केवल 2 ऑर्बिटल आएंगे। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन में। तुमको आई होप कि तुमको ये बात समझ में आया है कि l का मान और m का मान कैसे निकालते हैं। ये वाला याद रखना कि dxy d ये इसके लिए क्या होता है, समझे। तो ये जो भी लिमिटेड गिने चुने क्वेश्चन है वही हर बार आते रहता है, ठीक है। अभी अपने पास एक क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, सारे जेईई मेन का क्वेश्चन है। Which one of the following about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect? इनकरेक्ट पूछा है, तुम गलती से एक करेक्ट ढूंढते हो और सही से लगा के आ जाते हो, वो आंसर तुमको माइनस मार्किंग दे देता है। बोर रेडियस को a0 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस टू a0। ये बोर और किसके लिए दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना दूरी पे रहता है, सिंपल सी बात है, वो a0 की दूरी पे रहता है। तो क्या हमको इलेक्ट्रॉन ये 2a0 की दूरी पे मिलेगा क्या, पहला पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है हमको, जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का वो डबल होता है काइनेटिक एनर्जी से। ये बात भी पूछ रहा है, ये बात भी तुमको पता होना चाहिए, अभी पढ़ा चुके हैं। अब बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस पे सबसे ज़्यादा है। और फिर बात आता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डिस्टेंस ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, हमको ये पता होना चाहिए कि जब ये ए नॉट डिस्टेंस पे होता है, अब पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे, ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है एनीवे जो आगे आने वाला है। तो हम लोग जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो हमेशा मिनिमम आएगा। यहाँ पे बोल रहा है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम आएगा, ये बात गलत है, ये बात पूरे ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल सबसे कम रहेगा। अब हमको एक क्वेश्चन और पूछा है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दो एसोसिएटेड विथ, जिसका नंबर है 5, तो उसके कितने ऑर्बिटल आएंगे, ऐसा तुमसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, nवें सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो होती है n²। याद है हमने टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था वो था 2n², और इसको हाफ से डिवाइड कर दिया था तो उतने बोल दिए थे। क्या हाफ क्या था, प्लस माइनस हाफ, वो क्या था, वो था अपना नंबर ऑफ ऑर्बिटल। याद होगा 50 इलेक्ट्रॉन निकाले थे और 25 ऑर्बिटल बोले थे। तो 2n² क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, उसका आधा के यानी n² क्या होगा, नंबर ऑफ, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन 2n² है तो इस डिब्बा कितना होगा अपने पास में, इसका आधा, क्योंकि एक डिब्बे में 2 आ जाता है, तो 50 को रखना है तो केवल 25 डब्बा चाहिए, यानी ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधा आएगी, n² आएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 इसका हो जाएगा आंसर। अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।